सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में कहा कि फैसला करना है धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। अहम बात है कि एपेक्स कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन का मामला उठाया और जोर दिया कि बगैर किसी जुर्म के वो सजा भुगत रहे हैं। याद रहे कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान मुज़ाकरात का इख्तियार दे चुके हैं। क्या हुकूमत और पीटीआई में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, PMLN से ताल्लुक़ है, अहमद ओवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। एहसान अफजल साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि 24 मई के हवाले से आपकी हुकूमत के ऊपर कितना दबाव है या बिल्कुल दबाव नहीं है? क्या पोजीशन है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो पीटीआई की मांगें हैं वो अवाम के मसाइल नहीं है। अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है और महंगाई कम हो चुकी है। अवाम का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी, मईशत है और मईशत के अंदर एक्सपोर्ट्स को देखें वो बढ़ रही है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबल है, ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। तो हम समझते हैं कि अवाम तो नहीं आने लगी, क्योंकि अवाम शऊर रखती है, वो जानती है कि ये हुकूमत जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर डिलीवर कर रही है। अब कौन आएगा? जिनको ये कह रहे हैं कि आप 5000 बंदे लेके आएँ या 10,000 बंदे लेके आएँ और अगर आप नहीं लेके आए तो हम आपको टिकट नहीं देंगे और आपने तस्वीरें वीडियोस बनानी है, और अगर तो वो कितना इनका वर्कर पहले निकल चुका है। हमें तो नहीं पहले नज़र आया जब गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए। और हाँ, ये लेके किन को आए? ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की इन्होंने, सरकारी मुलाजमीन लेके आए। तो हाँ, उसकी रिपीट जो है वो ज़रूर वो हो सकती है। लेकिन देखिए, हमारी तो हम नहीं समझते कि कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट होने जा रहा है 24 नवंबर को। हम ये ज़रूर समझते हैं कि इनकी कोशिश है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई लाशें गिरें कि जिसके ऊपर फिर ये पूरी दुनिया में वावेला मचाएं कि देखो हमारे कोई वर्कर्स जो के साथ क्या हुआ, या देखें ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये कुछ करते आ रहे हैं। जब मुल्क को IMF की ज़रूरत थी तो उसको ख़त लिखे, जब SCO की ज़रूरत थी तो उसको ब्लैकमेल किया। तो इनकी जो इनकी पूरी कोशिश काविश है इसके अराउंड 24 के, वो ये है कि कोई इंटरनेशनल न्यूज़ बने। इस वक्त आपकी हुकूमत पे अंदरूनी प्रेशर के बजाय, इंटरनल प्रेशर के बजाय जो बैरूनी दबाव है वो ज़्यादा है, जो ये लॉबिंग कर रहे हैं और खतूत लिखवा रहे हैं और सारा कर। देखिए, इनकी कोशिश है। क्या वो प्रेशर पड़ा है हमारे पे? हमारे से तो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने कोई राब्ता नहीं किया, या उन्होंने तो कोई इसके ऊपर मैसेज नहीं किया। अहमद साहब ये कह रहे हैं कि आप किस लिए एहतजाज करना चाहते हैं? हमने तो महंगाई भी कम कर दी है, मईशत भी अच्छी कर दी है, मामलात भी बेहतर कर दिए हैं, अवामी इशूज़ पे तो आप हैं नहीं। आप वो कह रहे हैं कि हमारे जो असल मसला है वो ये कि आप लोगों को डेड बॉडीज चाहिए इस सारे प्रोसेस से, ताकि आपकी सियासत जो है और वो जिंदा रहे। अदरवाइज तो वो कह रहे हैं कोई ऐसा मसला नहीं, और पहले भी बंदे नहीं आए थे, अभी भी नहीं आएंगे। ये बात ये है कि डेड बॉडी अल्लाह ना करे, ना हमें इसकी जरूरत है, ना हम ऐसा कभी चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईनी हुकूमत हो, कानून की बालादस्ती का निज़ाम हो, ये चाहते हैं हम। और क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं बदल चुकी हैं, आइन को आपने बिल्कुल रिडेंडेंट कर दिया, एग्जेक्टिव के हुकूमत के थंब के नीचे आपने पूरी जुडिशरी को ले आए, ये निज़ाम खराब हो गया। दूसरी बात आपने की कि आपने रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। पॉटिक रूल अब पाकिस्तान में है, जब आइन निकल गया बीच में से, जुडिशरी खत्म हो गई। थर्ड पिलर ऑफ स्टेट जो था, जो ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी थी, वो आपने उसको गिरा दिया। ये हमारे सबसे बड़े मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं। अवाम के नाम के ऊपर जो कुछ यहाँ पे गैर आईनी हरकत हुई है, जिस तरीके से अमेंडमेंट की गई है, कभी ऐसी भी अमेंडमेंट हुई है दुनिया में? अहमद साहब ये बताइएगा कि अगर आप जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर आपके चीफ मिनिस्टर या लोग KPK में, पेशावर में ये नारे क्यों लगा रहे हैं कि अल जिहाद, अल जिहाद, सर पर कफन बांध के जाएंगे, हम वापस ना आए तो जनाजे हमारे पर। सो व्हाई यू गाइस आर टेकिंग दिस पोजीशन, इतना स्ट्रांग पोजीशन क्यों ले?
वो तो ऐसे जोश में ना रहा जहाज तो है ना कि आप किसी भी गैर आईनी या एक टफ सिस्टम के अगेंस्ट आप जब एफर्ट करेंगे तो उसको उस एफर्ट को भी आप जहाज कह रहे हो, एक सिंबॉलिक है ना, ये तो कोई इसका ये मतलब नहीं है। तो सर पे कफन बांधना भी सिंबॉलिक है। अभी आप इसको आंखें बंद करके ऑस्ट्रिच की तरह रेत में दबा लें अपना सर और कहें कि जी कोई खतरा नहीं है। क्या यहाँ पे आप समझते हैं कि ये इलेक्शन करवाया और जो कुछ पीछे आइन की खिलाफ वर्जियां हुई, 90 दिन के इलेक्शन को आगे डाला गया, ये सारा कुछ किसके जोर के ऊपर हुआ? किसके जोर के ऊपर ये शहबाज शरीफ वगैरह कूदते रहे और नाचते रहे? आज आप बात भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, बावजूद इसके कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो मार्शल लॉ से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। उसके बावजूद भी आप सियासी जमातों से बात करने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। किससे करें? देखें ना, सियासी जमातों से तो बात करने को हम तैयार हैं। जब हमने कहा कि हम कर रहे हैं बात, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा कहा कि हम तैयार हैं और दूसरे सांस में कहा कि हमने तो इनके खिलाफ जो है वो पार्टी के बैन करने का फैसला कर लिया। एक बोले इनके कैबिनेट मेंबर बड़े अहम, उन्होंने कहा कि ये 9 मई के वाकयात इन्होंने किए हुए, हम तो हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। सर अब मसला ये है ना कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपसे बात नहीं की जा रही, आप तो कहते हैं हमने बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है और फिर कह रहे हैं कि जिम्मेदार भी वही है, तो ये पॉलिसी क्या है? तो समझ से बालातर बात है सर। देखिए बात ये है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं बात करना चाहती, ना करे बात। एस्टेब्लिशमेंट की अपनी हैसियत को भी पहचाने, वो दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। अब वो अपनी हैसियत से निकल के जो है वो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके बैठ जाएं तो गलत तरीका है। राणा साहब जी वो कह रहे हैं कि ये नहीं, देखें बात बड़ी सिंपल है। ये खुद जब हुकूमत में थे तो कितने ये फाशिस्ट थे और किस तरीके से इन्होंने हुकूमत चलाई। देखें अभी इनका मौक़िफ़ क्या है। ये जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि आप अपोजिशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। और जहाँ तक हमारे साथ बात करने की है, आज प्राइम मिनिस्टर ने एपिक्स कमेटी में कहा है कि कब तक हम धरना खेलेंगे, आए मिल के बात करें। बात ये हमारे से कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम पे, एक बंदा नहीं इनकी पूरी जमात बात कर रही थी, तजावीज़ भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो कालीन किसने खींचा? खान साहब ने खींचा। और आज भी जब इन्होंने पहले कहा कि जी हम तैयार हैं बात करने के लिए गंडापुर और फलाने, लेकिन जब वो खान साहब की बहन ने कहा कि हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से और बात ये होगी कि हमें हमारा मैंडेट दे दें ताकि हम, वरना फिर कोई बात नहीं होगी, तो बात ये नहीं करना चाहते। बात देखें, जब से खान साहब इस सियासत में आए हैं, प्रॉपर तरीके से लाए गए हैं या इंस्टॉल किए गए, पोलराइजेशन हुई है। इन्होंने बातचीत की सियासत कमेटी में कल गुज़िश्ता रोज उन्होंने जो है वो जिक्र किया बानी चेयरमैन का और कहा कि उनको बेगुनाह जो है वो अंदर रखा गया। एपिक्स कमेटी जैसे फोरम में क्या हुआ वहां, मतलब इस बात से क्या? इस तरह का जिक्र हुआ, लेकिन फिर वो बात के ऊपर कोई बहस नहीं हुई या वो बातचीत नहीं हुई, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, एपिक्स कमेटी के अंदर पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए गए और इसका जिक्र ऐसे हुआ जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई। और क्योंकि देखें वो फोरम सियासी फोरम नहीं है, वो फोरम जो है वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो एक आम आदमी से रिलेटेड मसाइल हैं, उसके ऊपर फोरम है। देखें इन्होंने जो बात की, मैं फिर रिपीट करूंगा, आप एक चलते गली के बंदे से पूछें कि आज तुम्हारा क्या मसला है, वो महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, वो इन चीज़ों की, मईशत की बात करेगा। ये जो बातें ये कर रहे हैं ना, ये बातें जो हैं ये इनको ये आज ये मैंडेट का बड़ा ख्याल है। 2018 में हम यही इनसे बात करते थे कि हमारा मैंडेट क्या किधर है, लेकिन हमने अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने अली अमीन को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दी है। क्या आप लोगों से बात हो रही है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, हमने तो कल प्राइम मिनिस्टर ने एपिक्स कमेटी में यही कहा है ना कि हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। कल यही उन्होंने फैसला किया, तो हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। हम लेकिन बातचीत प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर केपी को कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, सबके सामने, पूरी कौम के सामने कहा है। देखें लेकिन बात किस चीज पे होगी? ऐसी चीज पे होगी ना जो हो सकती हो। ये नामुमकिन डिमांड तो पूरी नहीं की जा सकती ना। अब अगर ये कहें कि हमें मैंडेट आपके हमारे मुताबिक हमारा मैंडेट है, हमें दे दो, तो हम क्या करें, रिजाइन करके चले जाएं? तो ये चीजें देखें बेवकूफाना डिमांड्स हैं। ये अगर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो ये अपनी डिमांड्स को देखें और फिर बातचीत आगे जो है वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, उसको देखा जाएगा। बहरहाल देखें, हमारी हम समझते हैं। आप इन्हें दे क्या सकते हैं वैसे, अगर कोई मुतालबात और बातचीत चले भी? नहीं, इनको चाहिए क्या है? ये तो 4 मुतालबात इन्होंने आपके सामने रखे। हाँ, नहीं, 26 अमेंडमेंट रिवर्स कराना चाहते हैं, वो आपसे मैंडेट वापस चाहते हैं, एक करके कर लेते हैं ना। अब 26वीं जो तरामीम है वो पार्लियामेंट ने पास की है 2/3 से,
उसके अंदर सब जमातें एक तरफ थी, ये नहीं थे, तो क्या इनके कहने पे जो है वो 2/3 को रद्द कर दें? नहीं हो सकता ना। इट्स समथिंग जो कि डिलीवरेबल नहीं है। अहमद साहब ये बताइएगा कि ये चीज़ें जो आप डिमांड कर रहे हैं वो हो नहीं सकती, और एक तरफ वही जैसे मैंने कहा आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वहाँ से बात नहीं हो पा रही आप लोगों से, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। जो आपसे बात करना चाह रहे हैं आप उनके सामने डिमांड ऐसी रख रहे हैं कि वो अगर एक डिमांड भी मानते हैं तो उनकी हुकूमत घर चली जाती है, तो वो फिर बातचीत कैसे होगी? पंजाब के मामले में ज़रा बताइएगा कि पंजाब से आपकी उस तरह मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती जिस तरीके से आपकी केपी में होती है, तो कैसे ये आप इतना बड़ा नंबर 5,000 और 10,000 वाला लोगों को कहेंगे और वो निकाल सकेंगे? सुनिए, एक तो आप कह रहे हैं ना कि आप हुकूमत के साथ बातचीत जो है आपको होनी चाहिए। हम ये कहते हैं और जो हकीकत है, ये तो इन लोगों को तो लाके बिठा दिया स्टोलन मैंडेट के बेस के ऊपर। सबसे अगर ये खत्म करना चाहते हैं ना दिल से, देखिए हुकूमत को मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है हर मामला के अंदर, क्योंकि हुकूमत जब भी बन जाती है उसके पास बड़ी अथॉरिटी होती है, बड़ी स्टेट मशीन भी सारी उसके डिस्पोजल से होती है। तो मैग्नेनिमिटी, आप भुट्टो साहब के वो जमाने को एजुकेशन जब हुए थे इलेक्शन के रिगिंग के बेस के ऊपर, तो भुट्टो साहब ने जब नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया था तो उन्होंने TOR बना के ऑफर किया था, ये TOR है और आओ अपनी डिमांड आपकी जो है लेके आए और हम आपके साथ बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं। और वो इलेक्शन के रिगिंग के प्रोसेस के ऊपर बातें, उनकी नेगोशिएशन जो थी वो कामयाब हो गई थी और फिर बाद में माशाल्लाह लगा अलग से वो बातें खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि आप हमसे बात करें। इनको तो अगर वो जाना हो ना इनको बाथरूम में, तो ये पूछेंगे कि जनाब हम चले जाएं। इनके तो वो स्कूल के बच्चे की जो प्राइमरी क्लास का बच्चा एक टीचर की आगे जो हैसियत होती है वो इनकी हैसियत है एस्टेब्लिशमेंट के सामने, इनसे क्या बात करें? सवाल ये है तो फिर ये भी कहते हैं हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, ये भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट हो जाए ना। फिर वो जहां जाना है, आप पिछली दफा 9 मई में भी आप डायरेक्ट हो गए थे, तो दोबारा डायरेक्ट हो जाए अगर यही आप चाहते हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं हो गए, जो हकीकत है, जो यही कुछ करके आपने 9 मई किया था, यही आपका स्टांस था पहले। कुछ नहीं हो रहा। बात करने वाली ये है कि देखिए, बल्कि अल्लामा इकबाल ने ये कहा था, ये वो जो इनकी हैसियत है इस वक्त, प्यादा बेचारा तो है एक मोहरा नाचीज, पर्ची से भी पोशीदा है। मैं इसका जरा जवाब जरूर देना चाहूंगा। वो छात्र जो पीछे खेल रहा है, इनको खिला रहा है। और चले मैं इसका जवाब लेता हूँ राना एहसान अफजल साहब जी। राना साहब ओके सर, पॉइंट टेकन। पॉइंट टेकन, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम राना साहब। देखिए ये भूल चुके हैं कि 2018 में ये किस तरीके से इक्तदार में आए, ये भूल चुके हैं कि कितने फाशिस्ट इनकी हुकूमत थी और किस तरह चुन चुन के ये ब्लैकमेल करते थे ना, ये भूल चुके हैं। ये सब कुछ इनको डायमेंशिया हो गया है कि ये किस तरीके से तारीफें करते थे और क्या कुछ कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और किस तरीके से ये फैज को चीफ बनाना चाहते थे और किस तरीके से ये 10 साल जो है वो हुकूमत करना चाहते थे और आखिरी दिन तक एक्सटेंशन देना चाहते थे। अब ये पूरे जमहूरी बन चुके हैं और इनको जमहूरियत के अलावा इनका गुजारा नहीं है। तो मुझे तो सुन के इनकी बातें जो हैं ये हंसी आती है कि क्या कहते हैं जमहूरियत, हम तो कहते हैं जमहूरियत, लेकिन आप ऑन दी अदर साइड आप देखिए तो आपने कभी गौर किया है कि ये 10 साल जब 1980 में नवाज शरीफ पहली दफा पॉलिटिक्स में आए और वो एक मिनिस्टर बने, प्रोविंशियल मिनिस्टर, और 10 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल का अभी भी रिकॉर्ड है। आप निकाल के 1980 में क्यों जा रहे हैं? आप खान साहब के बारे में बताएं ना, 2011 से जो डिफरेंट जनरल्स थे जिसमें ज़हीरुल इस्लाम था, आप उसके बारे में जिक्र करें तो फिर मैं आपकी कोई बात सुनूं कि आप क्या बात कर रहे हैं। अब वो आप सारा जो है वो बात स्किप करके आप बात कर रहे हैं। आप बताएं ना कि साकिब निसार का क्या रोल था, क्या रोल था बाजवा साहब का, आप वो सारा बताएं कि किस तरीके से आप इक़्तिदार में आए। बुनियादी बात बता रहा हूँ, ये भी बुनियादी बातें सारी। रिटर्न निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी हैसियत क्या थी। और आप देखें इस जमात, ये जमात जो है जो कांधों पे चढ़ के आई और ये खुद कहते थे कि हमारे सर पे उनका शफकत का हाथ है, बाप माना हुआ था इन्होंने, तो आज जो है ये हमें वो बेसिक बातें मत सिखाएं कि क्या बेसिक बातें, हम तो जो है वो मिसाके जमहूरियत कर चुके थे और हमने जो 90 की जो हमारी एक जो गलत सियासत थी उसकी हमने दुरुस्तगी कर ली। उसको अगर झाड़ू फेरा मिसाके जमहूरियत को तो वो पीटीआई ने फेरा जो ये सिस्टम खराब किया। आप दोनों ने देखिए, मेरी बात सुने, मिसाके जमहूरियत किया आपने 2006 में
और उसके बाद आपकी जरदारी साहब की जो है पीपल पार्टी की हुकूमत बनी 2008 के इलेक्शन के अंदर, और शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। आपको याद है कि क्या लेकिन अहमद साहब 2008 में तो खान साहब भी इन्हीं के साथ थे। 2008 में तो खान साहब भी जो है वो इन्हीं दोनों जमातों के साथ तहरीक कर चला रहे थे। जरदारी साहब को कहते थे कि ये उनके गले में रस्सी डाल के जमीन पे खींचेंगे, उनके पेट फाड़ के उनकी दौलत निकालेंगे। नहीं, लेकिन हमने जो देखे सियासी बयानात से कुछ नहीं होता, लेकिन बात ये है कि उस वक्त हमने कोई बैकडोर में जाके किसी के, आप लोग बैकडोर में गए और इख्तिदार में आए, आप लोगों को इंस्टॉल किया गया और आप वो तीसरी जमात बने जिसने जो दो थे वो उनका देखें। ये अब आप तारीख, अगर आपने अब जेन्युइन बात करनी है तो आप तस्लीम करें कि आप कैसे आए हैं इक्तदार के अंदर, और आप तस्लीम करें कि जब आप इक्तदार में आए तो आपने कैसे हुकूमत चलाई। जैसे 2013 में नवाज शरीफ आया आज देखें ये बहस कहीं नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, अहमद अवैस साहब मुझे ये बताइएगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जस्ट 1 मिनट। अगर आप लोगों की तहरीक जो है वो इंडिजिनस है या आपकी सपोर्ट है या आपके पास इतने लोगों ने निकल जाना है, तो फिर एमपी एमएनए को क्यों बाउंड कर रहे हैं कि 5000 और 10,000 बंदा निकाल के लाएं? अगर ये वाकई बाउंड नहीं कर रहे हैं, ये बातें ऐसे ही होती हैं, वापस पार्टी में बैठ के डिस्कशन करती हैं, वो लीक नहीं सर, बाकायदा जो खबरें बाहर आई हैं और मुबैना ऑडियो लीक तो चले आप एक तरफ भी कर दें अगर, तो जो खबरें बाहर आई हैं वो यही है कि एमपी एमएनए अगर पहले भी कोई गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से फारिग है, 5000 10,000 बंदा ना लाया वो भी पार्टी से फारिग है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए 9 मई का वाकया हुआ, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अरसे के अंदर सैकड़ों जो उनके मुल्जमान जो हैं वो जेलों में अभी तक पड़े हुए, और ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ 1.5 साल में। नहीं सर, मेरा सवाल अभी ये है कि आप एहतजाज पे अगर आपके लोग निकल सकते हैं तो 5000 10,000 एमपी एमएनए को क्यों बाउंड कर रहे हैं? नहीं, और अगर जवाब दीजिए, आवाम निकल रही है तो फिर एमपी एमएनए बाउंड क्यों है? मुल्क में हो क्या रहा है आप ये तो देखें। सर वो तो मैं अपनी जगह आपसे जब भी तो डिबेट कर रहा हूं, अगर मुल्क में कुछ ना हो रहा होता तो हम अभी डिबेट क्यों कर रहे होते? अगर तो ये अवामी रद्द-ए-अमल है तो अवामी रद्द-ए-अमल तो खुद से हो जाता है ना, उसके लिए तो फिर बाउंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम राना अफजल साहब बिकॉज़ मुझे आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। 12 कहू में इजाजत दे दी आपने इन्हें जलसा करने की? देखिए ये तो लोकल इंतजामिया ने इसको देख के करना है, हो सकता है इनको इजाजत मिल जाए। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन के इश्यूज नहीं है तो इनको मिल जाए। पहले भी इनको इस्लामाबाद में भी मिली थी, लाहौर में भी मिली थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिस तरह की इन्होंने मैसेजिंग की है वो पुरअमन एहतजाज की नहीं है। फिर ये जो फाइनल कॉल का कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? इनको पहले ही रोकेंगे? देखिए मेरे ख्याल से 144 तो नाफिज हो चुकी है, ठीक है, तो वो तो इसमें इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो है असेंबली नहीं हो सकती। पंजाब में वैसे थोड़ा ठंड प्रोग्राम है, पहले आप लोगों ने गिरफ्तारियां बहुत कर ली थी पंजाब में, अब उस तरह से नहीं दिखाई दे रही, तो कुछ बैकडोर गपशप बातचीत? देखिए बातचीत तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है, मुमकिन तौर पर बातचीत हो भी सकती है, लेकिन किस मुद्दे पर बातचीत होगी ना, मुद्दा तो इन्होंने डिफाइन करना है। हम तो तैयार है बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, अहमद ओवैस साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 24 नवंबर को क्या माहौल होता है, क्योंकि एक बार फिर इस्लामाबाद अंडर सीज होगा, जो हम देखते हैं धरने की कॉल के बाद या एहतजाज की कॉलों के बाद पिछले कई सालों से होता है, और इस्लामाबाद के शहरियों को भी बहुत तकलीफ होती है। तो इस पॉलिटिकल डायलॉग इस मसले का हल है, लेकिन हर फरीक दूसरी तरफ देख रहा है और ये मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब फिर देखते हैं कि क्या होता है, 24 का गवर्नमेंट इस सारे मसले से कैसे निपटती है। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी ये बात की थी कि हुकूमत तो यहाँ तक गौर कर रही है कि पासपोर्ट्स, शनाख्ती कार्ड और सिम्स भी ब्लॉक कर दी जाएंगी वो लोग जो 144 की वायलेशन करेंगे इस्लामाबाद आके। अब देखना है ये सब कुछ होता है नहीं होता है, या पसे पर्दा डायलॉग हो जाता है और कोई आगे चला जाता है मामला, और अगर होता है तो क्या होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद स्मॉग की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान और बिलखुसूस लाहौर में बहुत ज़िंदगी अजीरन कर दी है, मुश्किल कर दी है। सो इससे हम कैसे निकल सकते हैं, कितनी लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर की फ़ज़ाओं में जहरीली स्मोक का राज मुसलसल बरकरार है, जिसने ज़िंदगी को मफलूज कर रख दिया है। इस सूरत हाल ने शहर की 1 करोड़ 40 लाख की आबादी की जो ज़िंदगियां हैं उनको ख़तरात से दो चार कर दिया है। लाहौर की फ़िज़ा में फैली जहरीली स्मोक सिर्फ सेहत का मसला नहीं, बल्कि ये एक खामोश कातिल जो लाखों लोगों की ज़िंदगियों को अपनी जंजीरों में जकड़ रहा है। कई हफ्तों से लाहौर की हवा की क्वालिटी का इंडेक्स ख़तरनाक हद तक हैज़र्डस जोन में है। बागात का शहर अब एक
गैस चैम्बर बन चुका है, जहां सांस लेना जहर पीने के मुतरादिफ है। लाहौर और दीगर शहर अगर इस आलूदगी से बचना चाहते हैं तो सिर्फ बातें काफ़ी नहीं हैं, हमें आलमी तजुर्बात से सबक लेना होगा। बीजिंग और लंदन जैसे शहर अपनी सूरत हाल को बदल चुके हैं, मगर इसके लिए सियासी अज़्म, अवामी शऊर और बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। हम कब तक इस जहर को सांसों में भरते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी की कीमत चुकाते रहेंगे? हर लम्हा जो ज़ाया हो रहा है उसकी कीमत हमारे बच्चों की सेहत, हमारी ज़िंदगियों और मईशत की कमज़ोरी की सूरत में हम चुका रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दावड़ हमीद भट्ट साहब, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा इस पर हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में स्मॉग का मसला है ओवरऑल और पर्टिकुलरली इन लाहौर, ये कितना बड़ा इशू है? फ्यूचर में इसमें हमें कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और क्या ये स्मॉग की पॉलिसी का फेलियर का नतीजा है या फिर हम किसी और की वजह से सारे मसले का शिकार हुए? जी आदिल, जिस तरह आपने पूछा है कि हमारे लिए फ्यूचर रिस्क कितना है इसका, तो ये मसला गालिबन आई थिंक 2014 से काफ़ी सीरियस शेप इसने इख्तियार की है, लेकिन उससे पहले 2005-10 में क्लीन एयर प्लान भी बने थे जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर साल कंसिस्टेंटली ये बढ़ता जा रहा है। सो मसला अब हमें ये अजम्पशन लेने की ज़रूरत है कि अगले साल इससे वर्स हो सकता है, और इस पर फौरन इकदाम ना किए गए तो दिस विल कंटिन्यू गेटिंग वर्स। हमें उसके साथ साथ ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर है हमारे पास कि सोर्सेज कंट्रीब्यूट क्या कर रही हैं। कि एक तो लाहौर और पंजाब के अंदर जो कंबशन एक्टिविटी होती है वो कंट्रीब्यूशन है, और फिर पर्टिकुलरली ये जो अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं इसके अंदर हमारे पास क्रॉप बढ़ने का फैक्टर भी आ जाता है, और फिर इसी तरह दिसंबर जनवरी में जब मौसम ही ठंडा हो जाता है तो वो सारे पोल्यूशन जो है वो हमारी सरफेस के पास इकट्ठी हो जाती है। वो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और अभी तक जो पॉलिसी है वो इससे कॉम्प्रिहेंसिवली डील नहीं कर पा रही। सो क्या इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पुअर अर्बन प्लानिंग है? जी जरूर। इसमें देखें ना, हमने जो पंजाब की अपनी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, दो रिपोर्ट्स हैं। 2018 में आई थी जो पंजाब के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने बनाई थी टू स्टडी क्रॉप बर्निंग एमिशंस। लेकिन उस रिपोर्ट का नतीजा ये निकला कि उसने कहा कि 43% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट से आ रही है। इसी तरह 2022 में एक लाहौर की बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें कहा गया कि अगेन आपका जो 2/5 पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। और ट्रांसपोर्ट जहाँ तक हमें पता है वो इंक्रीज इसीलिए हुई है क्योंकि अर्बन स्प्रॉल बहुत बढ़ गया। अब 2024 का जो डेटा है एक्साइज डिपार्टमेंट का, वो कहता है लाहौर में 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह नियरली 2 मिलियन गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। अब वो मिकदार बढ़ी इसलिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और लोग फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट लेना शुरू हो गए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के। और वो एक फैक्टर अर्बन पॉलिसीज का फेलियर है कि आपने शहर को जो ग्रोथ मॉडल है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता जा रहा है, शहर इन और डायरेक्शंस, अब तो रावी भी क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अर्बन पॉलिसी अकाउंट फॉर नहीं कर रही ट्रांसपोर्ट मोड्स को, और इस वजह से पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा आ रही है। दावड़, अगर मैं आपसे पूछूं कि चीन को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लाखों, बरतानिया के अंदर जो है वो हज़ारों लोगों की अमवात हुई हैं इस एनवायरनमेंट के इशू की वजह से या स्मॉग की वजह से। उन्होंने क्या तदाबीर इख्तियार की, ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स किए, और आपको क्या लगता है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द सेम पाथ? हम भी अब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ हमें बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है? आदिल, आप जिन डेटाबेस की बात कर रहे हैं, जो हमें ये डेटा देते हैं चाइना और यूके और डिफरेंट कंट्रीज की अमवात का, वो ये भी कहता है कि इंडिया में एनुअली 2 मिलियन डेथ्स हो रही हैं जो एट्रीब्यूट की जाती हैं एयर पोल्यूशन को। और वही डेटाबेस कहता है कि पाकिस्तान में 2,16,000 अमवात हो रही हैं एनुअली, मुख्तलिफ तरीके से। किसी को लंग कैंसर हो जाता है, किसी को COPD जो पल्मोनरी आपकी ब्लॉकेज होती है वो हो जाती है, इसी तरह स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज का रिस्क सारा एयर पोल्यूशन से लिंक किया जा रहा है इंटरनेशनल मेडिसिन रिसर्च में। तो उससे ये आपकी अमवात हो रही है। वो हमें ऑब्वियसली फिजिकली नजर नहीं आता क्योंकि दिस इज नॉट सडन डेथ, वो ओवर टाइम पीरियड वर्सन होता है। सो हम ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है। लास्ट ईयर लाहौर में, शायद आपको याद हो कि पंजाब भर में जो बड़े शहर हैं लाहौर, मुल्तान, इवन भावलपुर में निमोनिया के केसेस की एकदम बहुत ज्यादा मिकदार बढ़ गई थी, जिसे यूनिसेफ ने लिंक किया था विद एयर पोल्यूशन। यूनिसेफ ने कहा था कि इतना आउटब्रेक पहले निमोनिया का नहीं हुआ इन रिसेंट ईयर्स पंजाब, लेकिन पोल्यूशन वर्सन हो रही है
तो उससे ये छोटे बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम उस तरफ जरूर, हमारा हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। हेल्थ इमरजेंसी जो नाफिज की गई है वो भी आई थिंक इन्हीं फैक्ट्स को जेर नजर रख के की गई है, क्योंकि अभी इसे इमीडिएटली कंट्रोल ना किया गया होता पोल्यूशन को तो ये बहुत ज्यादा सीरियस रिस्क, पॉपुलेशन अगर 10 दिन 15 दिन इतने सीरियस एयर पोल्यूशन में एक्सपोज रहे तो बहुत सी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। अभी जो हॉस्पिटल डेटा है वो कहता है कि 2 मिलियन पीपल हैव विजिटेड हॉस्पिटल विद डिफरेंट एलिमेंट्स। अब वो पता नहीं जो लोगों ने विजिट नहीं किया, जो सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं घर पे, उनका नंबर तो बहुत बड़ा है। तो दावड़, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स कहती हैं कि ये इंडिया की तरफ से भी आ रहा है, अभी तुमने इंडियन सीएम का भी स्टेटमेंट देखा वहाँ पर जब उन्होंने कहा कि दिल्ली से होती हुई वो ऐसी है कि घूमते फिरते फिर लाहौर चली जाती है, वो भी उसको ज़रा तंज़िया लहजे में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ से चीफ मिनिस्टर ने ख़त लिखने की बात की भारत को, भारतीय पंजाब को, तो वो फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है और उसमें किस हद तक जो है वो सदाकत है कि एक बड़ा चंक वहाँ से भी आता है? जी तो देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट मानसून सीजन में जो कटाई का पीरियड है तो वहां से एक्चुअली पोल्यूशन आती है, क्योंकि हमारा विंड पैटर्न या तो स्टैगनेंट है कि हवा रुक जाती है, या हमारी साइड से वहां जाती है या उनकी साइड से आए। सो हमें जरूर ये रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि उनकी साइड से हवा पोल्यूशन लेकर आती है और हमारी साइड से जाती है तो यहाँ से भी लेकर जाती है पोल्यूशन। और हमें अभी तक जो एस्टिमेट पता समझ आई है वो ये है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days ऑफ नवंबर इसकी मिकदार 30 to 50% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग से भी आ रही है। उससे पहले पीरियड में या उसके बाद जरूर लोकल सोर्सेज होंगी, लेकिन इन दिनों में स्टबल बर्निंग ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन का रोल है, जो कि ओवर द स्पैन ऑफ द ईयर एवरेज उसकी बहुत कम है, लेकिन इन 10 दिनों में बहुत ज्यादा है। तो इस पे ट्रांस बाउंड्री पे काम करने की बहुत जरूरत है। एक माली डिक्लेरेशन है जो सार्क ने साइन की थी फॉर कम्युनिकेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन, और इस तरह एक रिसेंटली लास्ट ईयर एक थिम्पू डॉक्ट्रिन बनी थी जो आपकी भूटान में साइन हुई थी बिटवीन सारी साउथ एशियन नेशंस टू वर्क ऑन ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। सो आई थिंक उन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने की जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट्स भी आपस में बात करें बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली के इससे, क्योंकि न्यू दिल्ली का इतना बड़ा इशू है तो ऑब्वियसली उनका भी कंसर्न है इस पे। सो इस्लामाबाद न्यू दिल्ली को जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए और ये बियॉन्ड पंजाब से बात होनी चाहिए। आई थिंक ये अब नेशनल लेवल पे दोनों मुल्कों के लिए बहुत सीरियस इशू है। 1952 में बरतानिया में भी, लंदन में भी ये एक बहुत बड़ा इशू था और वो इससे सफ़र कर चुके हैं। तो उन्होंने ऐसे क्या मेजर्स किए और हमें ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए कि हम उनकी, क्योंकि अब वहाँ पर ये प्रॉब्लम फिर नहीं होती, हम किस तरह ये सब कुछ करके उस सारे प्रोसेस में जा सकते हैं और बच सकते हैं? 1952 तो आई थिंक उनकी सबसे वर्स्ट एपिसोड थी, जिसके डायरेक्ट इमीडिएटली हफ्ते बाद अस्पतालों में 12,000 अमवात रिपोर्ट हुई थी लंदन में। आई थिंक हमारे लिए जो बेहतर मॉडल है वो है टू लुक एट चाइना, क्योंकि हम वो भी इस पीरियड में डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता है उनका। उन्होंने 3-4 चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। उन्होंने एक तो इंडस्ट्रियल एमिशन जो हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर लेवल पे जिस किस्म की इंडस्ट्री है उसकी एमिशन लिमिट्स लगा दी हैं और फिर उनको शहरों से दूर ले गए हैं। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर ले गए थे वो इंडस्ट्री। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी, प्राइवेट कार से बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है कि जो आपकी खास तौर पे हाइब्रिड या जीरो एमिशन व्हीकल्स नहीं हैं उन पे पाबंदियां हैं कि वो वीक के दौरान सिर्फ स्पेसिफिक डेज पे बाहर आ सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया पिछले 10-15 साल में, और इसी तरह पे जो फ्यूल क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर लिया कि वो पहले यूरो 3 था, अब यूरो 4 पे गया, अब वो यूरो 6 पे है। सो इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। साथ साथ उन्होंने जो उनके यहाँ भी क्रॉप बर्निंग होती थी चाइना में, उन्होंने उसे इंसेंटिवाइज किया है, उसके मैकेनिज्म निकाले हैं कि हम इस क्रॉप वेस्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस तरह की चीजें करके उन्होंने बहुत हद तक काफी क्लियर कर लिया विद इन अ पीरियड ऑफ 15 years। सो आई थिंक इस तरह के मॉडल्स बट द प्रॉब्लम ये है कि इट रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू फाइट विद क्लाइमेट चेंज, और या अगर उसके अकॉर्डिंगली जाना चाहें तो वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स ये जो हमारा फ्लड हुआ उसमें सिंध भी बड़ा इफेक्ट किया, पाकिस्तान के दीगर इलाके भी इफेक्ट हुए। तो क्लाइमेट चेंज पर, इस तरह के डिज़ास्टर्स पर दुनिया कमिट करती है, बट दे कुड नॉट मटेरियलाइज दोज कमिटमेंट्स। एक तो मुझे ये बताइएगा कि हमें पैसा कितना चाहिए होगा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या बन सकता है उसकी? लेकिन जैसा मैंने कहा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ये 3-4 सेक्टर से फोकस करने की जरूरत है। अब ट्रांसपोर्ट पे अगर आपने शिफ्ट करना है टूवर्ड्स क्लीन व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हमारे यहाँ जैसा 2-3 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं। मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, उसका हमें पता है कि अबाउट वो 500 मिलियन अभी जो इस कराची में रेड बस वाला हो रहा है
तो वो अराउंड $500 मिलियन का वो प्रोजेक्ट बन रहा है जो पूरे कराची को, तो उस तरह के मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स आप इमेजिन कर लें लाहौर में 2-3 और। सो आपको एस्टिमेट हो गया कि चले $1.5 बिलियन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह बाकी सेक्टर्स पे हम जाते हैं कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देने हैं, तो उनको जीरो इंटरेस्ट पे इमिशंस कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो उन्होंने लगानी है उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। वो खुद खरीदें, लेकिन आप लोग चीप लोन या जीरो इंटरेस्ट लोन उन्हें देंगे टू बाय दैट टेक्नोलॉजी। और वो उसका बेनिफिट जो है, जो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, हेल्थ बर्डन की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, गवर्नमेंट वहां से रिकवर करती है। और इसी तरह पोल्यूटर्स जिस तरह पुरानी व्हीकल्स हो गई या इस तरह, उन पे आपको फर्दर ड्यूटीज और टोल्स लगाना पड़ेगा। चाइना ने फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटीज लगा दी हुई हैं डीजल व्हीकल्स पे, और वो जो टोल इकट्ठा होता है गवर्नमेंट उसको ही यूज करती है फॉर फंडिंग दीज प्रोजेक्ट्स। सो इस तरह के मैकेनिज्म लाने होंगे। कार्बन टैक्स जो कि ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हेल्प करे, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिजनेस, सिटीज की सस्टेनेबल सिटीज की तरफ जाने के लिए बजटिंग में हेल्प आउट करे। सो आज अगर हम अपनी सारी डायरेक्शन सेट कर लें और इन्वेस्टमेंट्स कर दें इसके ऊपर, या जो एड हमें मिलनी है वो मिल जाए, वर्ल्ड भी कोऑपरेट करे हमारे साथ, स्पेशली वो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जिनकी वजह से ये मेन फैक्टर हमारे सामने है, तो भी कितना टाइम दरकार होगा इस मसले से निपटने के लिए? देखिए, अगर चाइना को 15 साल लग गए तो मिनिमम हमें भी 15 साल तो लगेंगे। जैसे ये हमें अभी एक्सेप्ट कर लेने की जरूरत है कि एक साल के ऊपर ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा। अगर आज 1000 AQI है तो मे बी अगले 5 साल बाद इंटरवेंशन करके वो 500 AQI हो जाए, फिर 5 साल बाद वो 200 पे आ जाए। सो ऐसा ऐसा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन हमें ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी डिफाइन करनी पड़ेगी अगले 15 साल की। और अगर इफ आई आस्क यू क्विकली, वेरी क्विकली, 30 सेकंड्स, कि अगर नेचर का क्या ऐसा फैक्टर हो कि जिसकी वजह से ये खुद से भी कम हो जाए, तो वो क्या सिर्फ रेन है? रेन से ज्यादा इसमें जो आपकी हवाएं हैं, वेस्टर्ली विंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल वेस्टर्ली विंड्स बहुत लेट आई हैं, तो इस साल ये भी हो सकता है कि जो पीक पोल्यूशन हुई है वो उस वजह से ज्यादा इंक्रीज हो गई हो। लेकिन ये सीजनल चेंजेस हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सीजनल चेंजेस भी आ रहे हैं कि सर्दियां लेट हो रही हैं, वेस्टर्ली विंड्स लेट आ रही हैं। सो होपफुली मे बी अगले साल में पोल्यूशन कम हो, लेकिन ये हमें इम्पैक्ट को अभी से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि दिस कैन ऑल्सो वर्सन बेहतर होने से पहले। थैंक यू सो मच। दावड़ हमीद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान को क्या देने चाहिए ताकि हम इस स्मॉग के मसले से बच सकें जो बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।